तो C3 साइकिल को हम लोग 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेज है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेज है रिडक्शन, और तीसरा स्टेज है रीजनरेशन। तो अगर बात करो कार्बोक्सिलेशन का, तो कार्बोक्सिलेशन में क्या किया जाता है, एक शुगर होता है जिसको कहा जाता है राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, जिसको शॉर्ट में अब से हम लोग RUBP लिखेंगे। तो एक शुगर है 5 कार्बन की, कितने कार्बन की, 5 कार्बन की शुगर है, जिसका नाम है राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, जिसको RUBP के नाम से भी जाना जाएगा। तो जब भी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो RUBP एक्सेप्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, और उसके बाद 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करेगा। ग्लिसरेट को 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी कहा जा सकता है, इसीलिए इसको हम लोग 3PGA कह रहे हैं। तो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट के ऊपर एक कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ा जाएगा, और एक कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ने के बाद यहाँ पे वो 3 कार्बन के 3 फॉस्फोग्लिसरेट में टूट जाएगा। ये हो गया कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के बाद रिडक्शन होगा, जहां पे 3PGA जो है उसको रिड्यूस करा जाएगा। तो यहाँ पे 3PGA is reduced to 3-phosphoglyceraldehyde। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3-फॉस्फोग्लिसरेट को रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस करके 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मेशन करवाएंगे। और फिर देखो, अब एक बार 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन गया तो इससे हम ग्लूकोज बना सकते हैं, स्टार्च बना सकते हैं, सुक्रोज बना सकते हैं। लेकिन अगले बार फिर से जब हमको साइकिल चलाना है, ये वाला C3 साइकिल, तो हमको फिर से RUBP चाहिए होगा। तो RUBP को फिर से क्या करना पड़ेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से रीजनरेट करना पड़ेगा। तो RUBP इज रीजनरेटेड फ्रॉम 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से हम लोग RUBP को फिर से रीजनरेट करेंगे। ये 3 पाथवे, 3 स्टेप्स में हमारा क्या होगा, C3 साइकिल चलेगा। अब सिंपल सा चीज समझना है हम लोगों को। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इन द इन्वायरमेंट, ये होता है ऑक्सीडाइज्ड। ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड। हमको क्या करना है, C3 साइकिल के बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको रिड्यूस कर देना है। किसमें रिड्यूस करना है, पहले तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, और 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में रिड्यूस कर देना है। तो अगर रिडक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड होता है हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, उसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरेट, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये ऑक्सीडाइज्ड होता है बहुत ज्यादा। तो डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है, रिड्यूस करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सा एंजाइम यहाँ पे काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इज डन बाय एन एंजाइम जिसका नाम है रूबिस्को। रूबिस्को का फुल फॉर्म देखो, तो रूबिस्को का फुल फॉर्म निकल के आता है राइबुलोज
1,5 बिसफॉस्फेट। आरयूबीपी में आरयू का मतलब हो गया राइबुलोज, बिस का मतलब हो गया बिसफॉस्फेट, और को का मतलब में सी का मतलब होता है कार्बोक्सिलेज, और ओ का मतलब होता है ऑक्सीजिनेज। अब ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। तो रुबिस्को जो एंजाइम होता है, आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज होता है। कार्बोक्सिलेज किसको कहा जाता है? ऐसे एंजाइम जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं ऑन आरयूबीपी। आरयूबीपी के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जा सकता है। ऑक्सीजिनेज का मतलब क्या होता है? ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीजन ऐड करते हैं। अब आरयूबीपी ही नहीं, किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर भी क्या किया जा सकता है, ये चीज ऐड करी जा सकती है। तो कार्बोक्सिलेज का मतलब रुबिस्को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी जोड़ सकता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के ऊपर, या फिर ऑक्सीजनेस एक्टिविटी शो कर सकता है, यानी कि आरयूबीपी के ऊपर वो ऑक्सीजन को भी ऐड कर सकता है। अब जैसे ही क्या होगा यहाँ पे, इस चीज को देखोगे तो आरयूबीपी is the most abundant protein on the earth। पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा जो एंजाइम पाया जाता है वो रिबिस्को नाम का ही एंजाइम है। कहाँ प्रेजेंट होता है? तो इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है हमारा रुबिस्को। अब जब कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, तो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होगा? जो हमारा रुबिस्को है वो आरयूबीपी के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर सकता है। तो ऐड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन आरयूबीपी, जिसके कारण 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा और उससे 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन अगर कार्बोक्सिलेशन की जगह पे ऑक्सीजनेशन रिएक्शन हो जाए, तो ये ऑक्सीजन को ऐड करेगा ऑन आरयूबीपी, और वहां पे एक तो बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट प्लस बनेगा 2-फॉस्फोग्लाइऑक्सिलेट। अब जैसे ही देखो, अब सिंपल सिंपल सा चीज समझना है तुमको। ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का। जब भी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है तो ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। और ये कितने कार्बन का होता है? तो 3 कार्बन का होता है। इसीलिए इस पाथवे को कह दिया जाता है C3 साइकिल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है 3 कार्बन का, और ये 3 कार्बन का बना हुआ स्टेबल प्रोडक्ट बना, इसीलिए इस पाथवे को कह दिया जाता है C3 साइकिल। कब होगा? जब यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन चल रहा होगा। लेकिन जब ऑक्सीजनेशन रिएक्शन चल रहा होता है तो यहाँ पे फॉस्फोग्लाइऑक्सिलेट का फॉर्मेशन होता है, और ये होता है 2 कार्बन का, और 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनने की वजह से यहाँ पे C2 चल सकता है। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा तो चलेगा C3 साइकिल, और अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ना होके ऑक्सीजनेशन रिएक्शन हो गया रुबिस्को का, तो चलने लगेगा C2 साइकिल। कब चलेगा C3 साइकिल और कब चलेगा C2 साइकिल? तो C3 साइकिल चलेगा इन द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। C2 साइकिल के बारे में थोड़ा देर में डिस्कस करते हैं। चलो हम लोग C3 साइकिल को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग C3 साइकिल, यानी कि केल्विन बेंसन
साइकिल। आराम से कॉपी को मोड़ लेना, रोटेट कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक शुगर है जिसका नाम है राइबुलोज 5 फॉस्फेट। राइबुलोज 5 फॉस्फेट जो होता है वो 5 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है? 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। इसके ऊपर हम एक एंजाइम यूज करते हैं जिसका नाम है राइबुलोज 5 फॉस्फेट काइनेज, या फिर इसको हम लोग फॉस्फो राइबुलोज काइनेज बोलेंगे। अब सिंपल सा बात तुम लोगों को पता ही, जहां पे भी काइनेज एंजाइम काम करता है, काइनेज का काम क्या होता है? एटीपी यूज करना, और एटीपी जब यूज होगी तो उसके फॉस्फेट को लेके ऐड कर दिया जाएगा किसके ऊपर? राइबुलोज 5 फॉस्फेट के ऊपर। अब राइबुलोज के ऊपर एक फॉस्फेट तो पहले से जुड़ा हो 5वें कार्बन पे, इसीलिए इसको हम लोग राइबुलोज 5 फॉस्फेट बोल रहे हैं। जैसे ही एक और फॉस्फेट जुड़ेगा पहले कार्बन पे, ये बन जाएगा राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। और ये जो राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट बना, इसी को शॉर्ट में हमने क्या कहा है? आरयूबीपी कहा है। अब हमने क्या बोला कि आरयूबीपी के ऊपर एक एंजाइम काम कर सकता है जिसका नाम है रूबिस्को। रूबिस्को का काम क्या होता है? ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करता है, और हम लोग कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं C3 साइकिल की। और जैसे ही रूबिस्को क्या करेगा, 5 कार्बन के एक मॉलिक्यूल के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेगा, वैसे ही क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, 6 कार्बन का एक स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन ये 6 कार्बन का जो स्ट्रक्चर होगा, ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट होगा। ये 6 कार्बन का एक इंटरमीडिएट बन रहा है जो कि बहुत अनस्टेबल। अब इसका नाम याद रखने नहीं भी रखोगे तो चलेगा, बस तुमको यह पता होना चाहिए कि एक 6 कार्बन का इंटरमीडिएट बनता है जो कि अनस्टेबल है। उसका नाम है 2 कार्बोक्सी 2 कीटो एराबिनिटॉल 1,5 बिसफॉस्फेट। एक 6 कार्बन का इंटरमीडिएट बना, और ये एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ है ना, एंजाइम के साथ एसोसिएटेड है। और ये जो 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, इसका हो जाता है हाइड्रोलाइसिस। वाटर के प्रेजेंस में ये 6 कार्बन का अनस्टेबल इंटरमीडिएट टूट जाता है 3 फॉस्फो ग्लिसरेट के ऊपर। किसमें टूट जाता है? 3 फॉस्फो ग्लिसरेट में टूट जाता है। अब देखो, यहाँ पे ये तो 6 कार्बन का था, 3 फॉस्फो ग्लिसरेट कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का, तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे हमारे 3 फॉस्फो ग्लिसरेट के। 3 फॉस्फो ग्लिसरेट के जैसे ही 2 मॉलिक्यूल बने, ये पूरा का पूरा जो स्टेप अभी तक चल रहा है, यहां से ये वाला पूरा पाथवे हो गया तुम्हारा कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन किसे कहा जाता है? तो यहां पे सिंपल सा बात, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया जा रहा है। किसके ऊपर ऐड किया जा रहा है? आरयूबीपी के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है, 6 कार्बन का इंटरमीडिएट बन रहा है, और ये 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन के 2 3 फॉस्फोग्लिसरेट में टूट गया। दिस इज द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब
रिडक्शन स्टार्ट होगा। 3 फॉस्फो, अच्छा रिडक्शन नहीं, उससे पहले एक और एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। क्या बना? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज काम किया। नाम काइनेज है मतलब सिंपल सा बात है, क्या यूज होगा? एटीपी यूज होगा। अब देखो 2 मॉलिक्यूल है यहाँ पे, दो मॉलिक्यूल है यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। अब 2 मॉलिक्यूल के ऊपर जब काइनेज को काम करना है तो 2 एटीपी खर्च होगी, और 2 एटीपी जैसे ही खर्च हुई, यहाँ पे क्या हुआ, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। अब जैसे ही 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना, इसके ऊपर और एक एंजाइम काम करेगा, और उस एंजाइम का नाम है NADP ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। NADP ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ द 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट के ऊपर NADPH का यूज करता है, NADP प्लस का फॉर्मेशन होता है, और 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का। क्या बना यहाँ पे? 2 मॉलिक्यूल बने 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के। और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कहलाती है रिडक्शन रिएक्शन। जिसको किसने करवाया? जिसको करवाया NADP ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज ने। अब 2 मॉलिक्यूल ऑफ द 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बन गया है, तो तुमको पता ही होगा 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो होता है वो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का आइसोमर होता है। एक मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के फॉर्म में रहेगा, एक जो है वो DHAP में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लोग फ्यूज होके फ्रुक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट बनाएंगे। फ्रुक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट के ऊपर से एक फॉस्फेट निकाल दो तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर होता है ग्लूकोज से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, और इसके ऊपर से फॉस्फेट निकाल दो तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। तो अगर तुमको ग्लूकोज बनाना है तो क्या 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 चीजें लगी, वो चीज देखें ऊपर। देखो यहाँ पे क्या हुआ। पहले हमने क्या किया, हमने एक एंजाइम का यूज किया जिसका नाम क्या है? फॉस्फोर। थोड़ा आराम से स्लाइड स्किप करिएगा ना, बना रहे हैं। ठीक है, स्किप नहीं कर रहे हैं, अभी पीछे का चीज रिवाइज ही कर रहे हैं। पहले क्या हुआ, राइबोलोज 5-फॉस्फेट के ऊपर हमने फॉस्फोराइबोलोज काइनेज को ऐड किया, एंजाइम ने काम किया। वो एंजाइम जैसे ही काम करेगा, यहाँ पे एटीपी यूज हुई, और एटीपी यूज करके हमने क्या कर दिया, राइबोलोज 1,5-बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन करवा दिया। राइबोलोज बिस फॉस्फेट के ऊपर काम किया किसने? रुबिस्को नाम के एंजाइम ने, जिसके कारण एक 6 कार्बन का एंजाइम से एसोसिएटेड अनस्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ, और उस अनस्टेबल इंटरमीडिएट का हो गया हाइड्रोलाइसिस, और 3-फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल बने। अब फिर ये 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या हो गए, उसके ऊपर हमने
एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, जो 2 एटीपी को यूज करेगा और 2 एटीपी के यूज करने की वजह से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है उसके ऊपर और एक एंजाइम ने काम किया, NADP ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज नाम के एक एंजाइम ने काम किया, जिसके कारण 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल बने हैं? यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बने हैं। तो हम क्या करा सकते हैं, एक मॉलिक्यूल को उसके आइसोमर DHAP में कन्वर्ट करा सकते हैं और बाकी ग्लाइकोलिसिस का रिवर्स स्टेप चलेगा और रिवर्स स्टेप के लास्ट में ग्लूकोज बनाया जा सकता है। अब टोटल कितनी एनर्जी खर्च हुई? तो एक एनर्जी खर्च हुई जब हम लोग राइबोलोज 5 फॉस्फेट को राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहे थे, एक एटीपी। 2 एटीपी कब खर्च हुई? 2 एटीपी तब खर्च हुई जब हम लोग 3 फॉस्फोग्लिसरेट को 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर रहे थे। और 2 NADPH का यूज कहाँ पे हो गया? तो जब हम लोग 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे थे। तो सिंपल सा बात, हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया। कितने कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया? एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया। जब एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया तो एक एटीपी और 2 NADPH कंप्लीटली यूज हो गया। और कल के क्लास को अगर याद करोगे तो जिग जैग रिएक्शन जब चली थी तो एक वाटर के मॉलिक्यूल्स के टूटने की वजह से 3 एटीपी और 2 NADPH का ही फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि एक बार जब रिएक्शन चला ये स्टेप तो रुक गया। अब 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के बाद अब ये रिएक्शन तो रुक गया, क्योंकि जो 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना था उसको हमने ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। तो हमको क्या फिर से ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं करवाना है क्या? करवाना तो है। अब करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फिर से राइबोलोज 5 फॉस्फेट को बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे रीजनरेशन रिएक्शन। तब उसके लिए थोड़ा सा चीजें हम लोग को अज्यूम करके चलना पड़ेगा। इतना तक बना लिए हो क्या? यस सर। इतना तक बना लिए हो तो इस स्टेप को बस तुम लोग लिख लेना, इट इज रिडक्शन स्टेप। ये कौन सा स्टेप हो गया? रिडक्शन स्टेप हो गया। अब आ जाओ रीजनरेशन स्टेप को थोड़ा सा आराम से समझते हैं। तो अभी तक क्या क्या चीजें हो गई हैं उसको हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे राइबोलोज 5 फॉस्फेट था। राइबोलोज 5 फॉस्फेट के ऊपर हमने एटीपी खर्च करी और इससे हमने RUBP का फॉर्मेशन करवाया। यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम होता है फॉस्फोराइबोलोज काइनेज। इस काइनेज के बारे में याद रखना, वहां पे मैं मार्क भी किया हूँ। 3 एंजाइम को मार्क किया हूँ, उन 3 एंजाइम का नाम तुम लोग को याद रखना है, क्योंकि ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है। एक तो ये एंजाइम जिसका नाम है फॉस्फोराइबोलोज काइनेज, दूसरा है ये एंजाइम जिसका नाम है रूबिस्को, और तीसरा है ये एंजाइम जिसका नाम है NADP ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज। इन 3 एंजाइम के बारे में याद रखने के बाद चलो अब फिर से स्टार्ट करते हैं। ये हुआ RUBP। RUBP के ऊपर कौन सा एंजाइम काम किया? रूबिस्को एंजाइम काम किया। रूबिस्को एंजाइम जैसे ही काम करता है, इसके ऊपर क्या ऐड कर दिया जाता है? एक कार्बन डाइऑक्साइड। 6 कार्बन का क्या बनता है? एक इंटरमीडिएट बनता है। और ये 6 कार्बन का इंटरमीडिएट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में टूट जाता है। इस 3 फॉस्फोग्लिसरेट के ऊपर एक और काइनेज यूज करते हैं, 2 एटीपी खर्च होती है और इससे बनता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब इसके ऊपर अभी तुरंत एक एंजाइम जिसका नाम है डिहाइड्रोजिनेज, वो काम किया। अब ये इंपॉर्टेंट एंजाइम था।
जिसके कारण क्या बना, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना। अब हम ये बोल रहे हैं कि देखो, अब इस 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के भी कितने मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल बने। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब हमको पूरा का पूरा एक नया ग्लूकोज बनाना है, ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का होता है। तो जब हमको पूरा का पूरा एक ग्लूकोज बनाना है तो उस दौरान हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा एक नया ग्लूकोज बनाने के लिए हमको 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करना पड़ेगा। अब जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करना पड़ेगा तो हम सीधा सीधा एक काम करते हैं ना, कैलकुलेशन उसी हिसाब से कर लेते हैं। हम 6 ले लेते हैं राइबोलोज 5 फॉस्फेट को, 6 एटीपी खर्च करते हैं और 6 बना देते हैं आरयूबीपी। जब आरयूबीपी 6 है तो 6 बनेंगे इंटरमीडिएट और 12 हो जाएंगे हमारे 3-फॉस्फोग्लिसरेट। जब 12 3-फॉस्फोग्लिसरेट है तो 12 हो जाएगा हमारा 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट और 12 ही हो जाएगा हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अब ये हम इसलिए एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि जब हमने स्टडी करना स्टार्ट किया तो हमको पता चला कि जो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनता है, जितने भी 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनते हैं उसका 1/6वां भाग ही क्या होता है, ग्लूकोज स्टार्च या फिर सुक्रोज के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसका 1/6वां भाग कितने हो गए, 2 2 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड को ले लो। अब 2 में से एक को तो 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के ही फॉर्म में रहने दो, एक को कन्वर्ट कर दो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, फिर दोनों को फ्यूज करवा के फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट बना दो। बाकी आगे कुछ स्टेप के बाद क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। अब ग्लूकोज का पूरा एक नया मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल कितनी एटीपी खर्च हुई, यहाँ पे टोटल एटीपी जो खर्च हुई वो हुई 6 यहाँ पे। दूसरी बात, जब यहाँ पे देखोगे तो 12 मॉलिक्यूल है तो 12 एटीपी यहाँ पे खर्च हुई, और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होता है, 12 NADPH को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 NADP बना सकते हैं। तो तीसरा बात ये पता चल गया कि अगर हमको पूरा का पूरा एक नया ग्लूकोज बनाना है, यानी कि पूरा 6 कार्बन को फिक्स करना है, तो लिख ले यहाँ पे फॉर फिक्सिंग 6 कार्बन डाइऑक्साइड या फिर फॉर डी नोवो ग्लूकोज सिंथेसिस। हमको टोटल कितना एटीपी चाहिए, तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 6, 18 एटीपी की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे 12 NADPH की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपल सा बात ये हो गया कि पूरा नया ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करना पड़ता है, जिसमें 18 एटीपी और 12 NADPH यूज होता है। बाकी एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए तो तुमको पता ही है 3 एटीपी और 2 NADPH का यूज होता है। इसी में अगर 6 का गुणा कर दोगे तो तुम लोग एक ग्लूकोज को फिक्स करने के लिए कितना एटीपी और कितना NADPH चाहिए वो भी कैलकुलेट कर पाओगे। अब ये दो तो रिएक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना, इससे तो कोई दिक्कत नहीं था। अब दिक्कत यह है कि हमको रीजनरेशन करवाना है, और रीजनरेशन कराने के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग कलर का पेन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। अब देखो 12 में से 2 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड तो यूज हो गया। अब बचे 10 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। 10 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में एक काम करो कि 5 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बना दो और 5 बना दो DHAP, और
5 हो गया हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। सिंपल सा बात। 5 हमने डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाया और 5 बना दिया 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब एक सिंपल सिंपल सा वो चीज कर लेते हैं, डिवीजन। पहला काम क्या करते हैं, इस 5 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में से 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड को लेते हैं और इधर से हम क्या करते हैं, 3 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को भी ले लेते हैं और दोनों के बीच में क्या करवा देते हैं, एल्डोलेज नाम के एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही ये लोग फ्यूज होंगे तो 3 मॉलिक्यूल बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का। क्या बन गया यहाँ पे, 3 मॉलिक्यूल ऑफ द फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन गया। पहला बात। अब इस चीज को और आगे चलते हैं। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के ऊपर एक एंजाइम को यूज करवाओ जिसका नाम है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज एंजाइम का काम क्या होता है, तो फॉस्फेटेज एंजाइम का काम होता है फॉस्फेट को निकालना। तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट के ऊपर से एक फॉस्फेट निकल जाएगा तो क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है इसके ऊपर एक एंजाइम काम कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसके बारे में भी नोट कर लो। ये है ट्रांस कीटोलेज। ये ट्रांस कीटोलेज एंजाइम काम करेगा और जैसे ही ट्रांस कीटोलेज एंजाइम काम करेगा, जो 3 बने थे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, उसमें से उसके ब्रेक डाउन होने की वजह से एक तो बन जाएगा इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और दूसरा बनेगा हमारा जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। क्या बना, एक तो बना हम लोग का एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और एक बना जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। कितने कितने मॉलिक्यूल बने, तो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट का 2 मॉलिक्यूल बना और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के भी कितने मॉलिक्यूल बने, 2 मॉलिक्यूल बने। और ये जो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट है इसके ऊपर एक एंजाइम काम करे तो एपी, एक एंजाइम जिसका नाम है एपीमरेज, वो काम करे तो राइबुलोज 5 फॉस्फेट को के 2 मॉलिक्यूल रिकवर हो गए। देखो यहाँ पे जाइलुलोज के 2 मॉलिक्यूल राइबुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गए, तो 2 मॉलिक्यूल का रिकवरी तो हो गया। अब बचे 4 मॉलिक्यूल। अब 4 मॉलिक्यूल को कैसे रिकवर किया जाएगा, चलो रिकवर कराते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा 5 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड था उसमें से हमने क्या कर लिया है, 3 को तो यूज कर लिया है। यहाँ पे देखो 3 को तो हमने क्या कर लिया है, यूज कर लिया है। बच कितना गया, 2 बच गया। 2 इंटू 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। साथ ही साथ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को भी देखो तो 5 में से 3 तो यूज हो गया है, 2 बच गया है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब क्या करना है, अब सिंपल सिंपल सा चीज समझना है। ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स जाके फ्यूज हो जाएंगे इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट से और फ्यूजन होगा किस एंजाइम के प्रेजेंस में, एल्डोलेज नाम के एंजाइम के प्रेजेंस में। थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं ना हम लोग जगह, ताकि ज्यादा अच्छे से बन जाए। अगर नहीं बनाए होगे तो फिर चेंज कर लेना। ये चीज तो ठीक है। ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है उसको यहाँ पे ही बना लेते हैं, 2 इंटू DHAP। बाकी ये जो हमारा बचा हुआ
ये हो गया, दो जो बचा हुआ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है वो। अब यहाँ पे ये जो इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट है, वो इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट, ये जो दो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, अच्छा ये कितने कार्बन का, ये 4 कार्बन का है, और ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे एक एंजाइम के प्रेजेंस में जिसका नाम है एल्डोलेज, और एक 7 कार्बन का सुगर बनाएंगे जिसका नाम है सेडुहेप्टुलोज। सेडुहेप्टुलोज 1,7-बिसफॉस्फेट। इस सेडुहेप्टुलोज 1,7-बिसफॉस्फेट के ऊपर एक और एंजाइम ने काम किया जिसका नाम है सेडुहेप्टुलोज बिसफॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज काम करता है। इस एंजाइम के बारे में भी नोट कर लेना, तुम लोग लिखना सेडुहेप्टुलोज 1,7-बिसफॉस्फेटेज। इसके कारण क्या बनेगा, एक फॉस्फेट हट जाएगा तो सेडुहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट बन जाएगा। अब ये 7 कार्बन का सेडुहेप्टुलोज जो है उसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ये जो 2 मॉलिक्यूल है इस 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ फ्यूज हो जाएंगे और एक 10 कार्बन का सुगर बनेगा। क्या बनेगा, 10 कार्बन का सुगर बनेगा। और ये जो 10 कार्बन का सुगर बना है ये टूट जाएगा राइबोस 5-फॉस्फेट में, और ये राइबोस 5-फॉस्फेट जो है वो अल्टीमेटली रिकवर कर लिया जाएगा। अब 2 मॉलिक्यूल, अब 10 कार्बन की चीजें टूटेंगी तो 4 मॉलिक्यूल बनेगा इसका, तो ये 4 राइबोस 5-फॉस्फेट को वापस क्या कर लिया गया, यहां से रिकवर कर लिया गया, और 2 को यहां से रिकवर कर लिया गया। अल्टीमेटली पूरा का पूरा 6 राइबुलोज 5-फॉस्फेट रिकवर कर लिया गया, और यहाँ पे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन गया। तो दिस इज द रिकवरी प्रोसेस। रिकवरी प्रोसेस में बस अब इतना सारा चीज हो गया, इतना सारा तामझाम हो गया, याद कैसे रखना है। देखो ऊपर का चीज तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि राइबुलोज 5-फॉस्फेट के ऊपर काइनेज काम करेगा तो राइबुलोज बिसफॉस्फेट बनेगा। रुबिस्को काम करेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनेगा जिससे 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनेगा। अब 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में से टोटल 12 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनेंगे, क्योंकि हमने पूरा का पूरा 6-6-6 का कैलकुलेशन कर लिया। ठीक, अब जब 12 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बने तो उस 12 में से 2 को तो हमने यूज कर लिया, 1/6 को यूज कर लिया ग्लूकोज का प्रोडक्शन करने के लिए। फिर इसमें से 5 को यूज किया हमने DHAP बनाने के लिए, और 5 को यूज किया हमने 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाने के लिए। इसमें से 3 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड मिलके 3 बनाए फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, और ये फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट जो है वो टूट गया किस में, वो टूट गया फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। टूट गया नहीं, मतलब इसके ऊपर से फॉस्फेट को रिमूव कर दिया गया फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज के कारण। अब यहाँ पे टोटल जो है 6 कार्बन के 3 मॉलिक्यूल, मतलब 18 चीज कार्बन है। ये जो है 2 टूटा तुम्हारे जाइलुलोज 5-फॉस्फेट में, और 2 टूटा इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट में। अब जाइलुलोज तो रिकवर हो गया तुरंत राइबुलोज के फॉर्म में, इरिथ्रोज जो है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ जुड़ के सीडीहेप्टुलोज बनाया। सीडीहेप्टुलोज जो है वो इस 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड्स के साथ मिलके 10 कार्बन का सुगर बनाया, जो 5 कार्बन के सुगर में टूट के रिकवर कर गया। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या तुम लोग को ये पूरा का पूरा स्टेप याद रखना है, तो आंसर है रीजनरेशन का पूरा स्टेप को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखोगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो कौन कौन सा है, इंपॉर्टेंट स्टेप यहां तक है बस। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मेशन, जिसमें यहाँ पे हो रहा है कार्बन
कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन रिएक्शन। रीजनरेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस कम हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन नहीं आता है, चांस कम हो जाता है। चाहो तो तुम लोग कोई ना कोई एक ट्रिक बना के याद कर सकते हो। तो ये हो गया पूरा का पूरा केल्विन साइकिल, स्ट्रक्चर बन गया पूरा। बन गया स्ट्रक्चर। यस सर। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि कहाँ पे चल रहा होता है, तो केल्विन साइकिल चल रही होती है स्ट्रोमा में। किसके स्ट्रोमा में? ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चल रही होती है। ये जो रिएक्शन होता है इट इज ऑटोकैटालाइटिक। यहाँ पे जो रिएक्शन होती है C3 साइकिल की, ये ऑटोकैटालाइटिक होती है। फिर क्वेश्चन ये भी उठ जाता है, ऑटोकैटालाइटिक किसको बोलेंगे? तो ऑटोकैटालिटिक रिएक्शन उन सभी रिएक्शन को कहा जाता है जिनमें उसके सबस्ट्रेट खुद, उस रिएक्शन के सबस्ट्रेट क्या करते हैं, अपने एंजाइम के एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, अपने खुद के एंजाइम के एक्टिविटी को। तो हम ये बोल सकते हैं अगर हम क्या करें, सबस्ट्रेट को बढ़ा दें, उन सबस्ट्रेट को बढ़ा दें, तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। एंजाइम के खुद के सबस्ट्रेट को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो एंजाइम का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके की एक्टिविटी कहलाती है ऑटो कैटालाइटिक एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ओनली 1/6 3-phosphoglyceraldehyde is used for formation of स्टार्च और सुक्रोज और ग्लूकोज स्टार्च या फिर सुक्रोज की सिंथेसिस करने के लिए जितना भी 3-phosphoglyceraldehyde बनता है उसका ओनली 1/6 ही यूज किया जाता है। बाकी बचा हुआ 5/6 जो शुगर है, 5/6 कार्बन इज रिसाइकिल। 5/6 कार्बन को क्या कर दिया जाता है, रिसाइकिल कर दिया जाता है, ताकि फिर से RuBP बने और रिएक्शन फिर से चल सके। बाकी तो हमने यही देख लिया कि एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 3 लगेंगे ATP, 2 लगेगा NADPH, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए हमारे को 18 ATP लगेगा और 12 लगेगा NADPH। अब ये तो बात हो गई कुछ पॉइंट्स की। अब आते हैं हम लोग केल्विन साइकिल का रेगुलेशन कैसे होता है। तो रेगुलेशन ऑफ द केल्विन साइकिल। अब केल्विन साइकिल को रेगुलेट करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, चेंज इन द जीन एक्सप्रेशन पैटर्न। जीन एक्सप्रेशन का जो पैटर्न है उसको चेंज कर दिया जाए। साथ ही साथ प्रोटीन का जो बायोसिंथेसिस हो रहा है उसके पैटर्न को भी क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। अब जब जीन एक्सप्रेशन का पैटर्न या फिर प्रोटीन सिंथेसिस का पैटर्न चेंज होगा तो तुम्हारे जो एंजाइम्स काम कर रहे हैं केल्विन साइकिल में उनका
जो लेबल है मैट्रिक्स के अंदर वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, उसके कारण केल्विन साइकिल फास्ट या स्लो चल सकती है। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन, इसके द्वारा भी क्या किया जा सकता है, केल्विन साइकिल को रेगुलेट किया जा सकता है। तीसरा शॉर्ट टर्म तरीका क्या है, शॉर्ट टर्म तरीका का मतलब बिल्कुल छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म तरीके के लिए, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं इंटरमीडिएट सबस्ट्रेट के लेवल को। अब तुमको पता ही है कि जो रिएक्शन होता है वो होता है ऑटो कैटालिटिक, तो अगर तुमने सबस्ट्रेट का लेवल बढ़ा दिया तो क्या कर हो सकता है, यहाँ पे रिएक्शन का रेट फास्ट हो सकता है। इंक्रीज ना करके इसको चेंज लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तुम जैसे चेंज करोगे, बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, घटाओगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन कम हो जाएगा। इन तीन तरीके में से ये जो तरीका है ना, पोस्ट ट्रांसलेशनल मैकेनिज्म, ये तरीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस तरीके को समझते हैं। उस तरीके को समझने के लिए 5 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो कि यूज होते हैं केल्विन साइकिल में, उसको रेगुलेट किया जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि कौन कौन से एंजाइम हैं जो कि रेगुलेट किए जाते हैं, तो इसमें पहला एंजाइम तो खुद है रूबिस्को। रूबिस्को के बाद दूसरा एंजाइम जो होता है वो होता है NADP, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तीसरा एंजाइम जो होता है वो होता है फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेटेज। चौथा एंजाइम होता है सेडुहेप्टुलोज 1,7-बिसफॉस्फेटेज। और पांचवा एंजाइम होता है हमारा राइबुलोज 5-फॉस्फेट काइनेज। अब तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा ये एंजाइम काम कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, तो याद करो। रूबिस्को का काम होता है आरयूबीपी के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ना ताकि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाए, उससे 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के ऊपर NADP ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फोडिहाइड्रोजिनेज काम किया तो 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना था। फिर 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में से 1/6 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड को तो हमने ग्लूकोज बनाने के लिए यूज कर लिया। बाकी बचे हुए जो शुगर थे उसमें से हमने क्या किया, 3-3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और 3 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से हमने फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बनाया। और उसके ऊपर से जब फॉस्फेट हटाना है तो बिसफॉस्फेटेज एंजाइम काम किया, जिसके कारण बना हमारा फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, उससे बना इरिथ्रोज 5-फॉस्फेट और जाइलुलोज 5-फॉस्फेट, जो कि वापस राइबुलोज 5-फॉस्फेट के फॉर्म में रीजनरेट हो सकता है। लेकिन उसी टाइम हमारा जो इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट बना था वो 3 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ मिलकर क्या बना लेता है, सेड्यूहेप्टुलोज 1,7-बिसफॉस्फेट बना लेता है। उसका बिसफॉस्फेटेज जो है वो भी इंपॉर्टेंट एंजाइम हो जाता है। और अल्टीमेटली जो राइबुलोज 5-फॉस्फेट बना था उसके ऊपर से हम लोग को जब RUBP बनाना था, राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट बनाना था, तो वहाँ पे ये एंजाइम काम किया था। अल्टीमेटली ये 5 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो होते हैं जिनको रेगुलेट किया जाता है। तो पहले समझते हैं रूबिस्को को कैसे रेगुलेट किया जाता है। रूबिस्को के रेगुलेशन की बात करते हैं, उसके बाद बाकी बचे हुए एंजाइम्स के रेगुलेशन की बात करेंगे। तो रूबिस्को जो होता है इट इज एक्टिवेटेड बाय लाइट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो चलती है लाइट के प्रेजेंस में। अब तुम सोचोगे कि डार्क रिएक्शन तो रात को चलती होगी, आंसर है नहीं। डार्क रिएक्शन के जो एंजाइम होते हैं वो भी लाइट के प्रेजेंस में ही एक्टिवेट होते हैं, रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं चल रही होती।
रात के टाइम पे कुछ और चल रहा होता है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ा देर में। अब रूबिस्को को लाइट के सर द्वारा केल्विन साइकिल भी तो रात को ही चलता है ना? बिल्कुल नहीं, केल्विन साइकिल रात को नहीं चलता। केल्विन साइकिल के एंजाइम्स लाइट में एक्टिवेटेड रहते हैं, वो और लाइट के प्रेजेंस में ही काम करते हैं। रात को ओनली चलता है रेस्पायरेशन। तो होता क्या है देखो, दो सर टाइम इसको ले लेते हैं। डार्क एक, रिएक्शन काहे बोलते हैं? क्योंकि जब खोजा गया था तो ये सोचा गया था कि ये जो होगा वो क्या जब हम लोग उसको खोजे थे ना, तो हम लोग इसको क्या सोचे थे कि ये रात के टाइम पे मतलब बिना लाइट के प्रेजेंस में भी चल सकता है, इसमें लाइट का डायरेक्टली कोई रोल नहीं है। तो हमने तो ये चीज़ लिखा ना कि लाइट का इसका डायरेक्टली रोल नहीं है, इनडायरेक्ट रोल होता है, क्योंकि लाइट रिएक्शन से जो एनर्जी बनी है उसी का यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो लाइट का डायरेक्ट रोल नहीं होने के कारण इसको डार्क रिएक्शन नाम दिया गया था, जो कि अभी के हिसाब से गलत है। अभी के टाइम पे ये देखोगे तो इसके एंजाइम जो होते हैं वो खुद लाइट में ही एक्टिवेट होते हैं और काम करते हैं। ठीक, तो होता क्या है, तो चलो समझो कि फॉर एग्जाम्पल ये है रूबिस्को नाम का एंजाइम। इस रूबिस्को के एक्टिव साइट में एक एमिनो एसिड पाया जाता है जिसका नाम होता है लाइसिन। अब रात के टाइम पे क्या होता है, इस लाइसिन के ऊपर एक इनहिबिटरी शुगर जिसका नाम है कार्बोक्सी एराबिनिटॉल 1 फॉस्फेट, फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, CA1P का 2 कार्बोक्सी एराबिनिटॉल 1 फॉस्फेट। ये जो होती है इट इज एन इनहिबिटरी शुगर। तो रात के दौरान रूबिस्को काम नहीं कर सकता है क्योंकि उसके ऊपर एक इनहिबिटरी शुगर जुड़ी हुई होती है। जैसे ही डे होगा तब क्या होगा, अब सिंपल सा बात है, डे का मतलब है कि क्या प्रेजेंस होगा, लाइट प्रेजेंट होगा। और जब डे के दौरान लाइट प्रेजेंट होगा तो एक सिस्टम चालू हो जाएगा जिसका नाम है फेरिडोक्सिन थायोरेडोक्सिन सिस्टम। अब ये जो एंजाइम होते हैं फेरिडोक्सिन थायोरेडोक्सिन सिस्टम के एंजाइम्स, वो रूबिस्को एक्टिवेज नाम के एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। रूबिस्को एक्टिवेज क्या करेगा, ये एक और एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जो कि फॉस्फेटेज है। और फॉस्फेटेज का काम क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप को निकाल देना। तो दिन के दौरान वे फेरेडोक्सिन थायोरिडोक्सिन सिस्टम की वजह से रूबिस्को एक्टिवेज एक्टिवेट हुआ जिसने फॉस्फेटेज को एक्टिवेट किया। और ये फॉस्फेटेज रिमूव फॉस्फेट फ्रॉम द इनहिबिटरी शुगर, मतलब कि जो CA1 फॉस्फेट है उसके ऊपर से फॉस्फेट रिमूव कर दिया जाएगा। और जैसे ही इसके ऊपर से फॉस्फेट रिमूव होगा, इनहिबिटरी शुगर खुद निकल जाएगी यहां से। इनहिबिटरी शुगर यहां से निकल गई। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ये एंजाइम एक्टिवेट हो गया, आंसर है अभी भी नहीं। अभी दिन के दौरान जब इसके ऊपर से इनहिबिटरी शुगर निकली तो सिंपल सा चीज बना लेते हैं। देखो ये हो गया एंजाइम और ये इसके अंदर जो लाइसिन नाम का एमिनो एसिड था वो फ्री हो गया। लेकिन लाइसिन का दिन के प्रेजेंस में स्ट्रोमा का पीएच क्या होने लग जाता है, बढ़ जाता है। और साथ ही साथ स्ट्रोमा का पीएच जैसे जैसे बढ़ता है, साथ ही साथ CO2 का लेवल भी इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। CO2 के साथ साथ मैग्नीशियम का लेवल भी बढ़ना स्टार्ट होता है। तो सिक्वेंशियली देखो क्या होता है, जब यहाँ पे स्ट्रोमा का पीएच बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ता है, तो ये रहा एंजाइम। इस एंजाइम के एक्टिव साइट में है ये लाइसिन।
लाइसिन के ऊपर हम जोड़ देते हैं CO2 को, और उसके बाद इसके ऊपर जुड़ जाता है मैग्नीशियम। लाइसिन के ऊपर हमने जोड़ दिया था CO2 को, और इस CO2 के ऊपर हम जोड़ देंगे मैग्नीशियम को। अब ये जो स्ट्रक्चर बना CO2 और मैग्नीशियम वाला, इसे कहा जाता है कार्बामेट। क्या कहा जाता है इसे? कार्बामेट कहा जाता है। और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? टर्नरी कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है? टर्नरी कॉम्प्लेक्स। और जब टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनता है तब जाके एंजाइम क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। तो सिंपल सा याद रखने लायक बात ये कि रात के दौरान रूबिस्को के एक्टिव साइट पे एक इनहिबिटरी शुगर जुड़ी हुई होती है, 2 कार्बोक्सी एराबिनिटॉल 1 फॉस्फेट। दिन के टाइम पे वो इनहिबिटरी शुगर जो होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है रूबिस्को एक्टिवेज के द्वारा। रूबिस्को एक्टिवेज जैसे ही इनहिबिटरी शुगर को निकालता है, वैसे ही इनहिबिटरी शुगर हटा। दिन के टाइम पे स्ट्रोमा का पीएच बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता है, मैग्नीशियम का अमाउंट बढ़ता है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड जाके जुड़ता है, बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनता है, बाइनरी कॉम्प्लेक्स के बाद एक टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये टर्नरी कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्टिवेटेड रूबिस्को होता है, और ये अपना काम कर सकता है। तो इसको देख के तुम लोग को ये चीज समझ में आ रहा हो, अगर पीएच ज्यादा है, CO2 क्या चीज? साइट में लाइसिन है कि सिस्टीन? एक्टिव साइट में लाइसिन है कि सिस्टीन? लाइसिन, LYS, लाइसिन है। जब पीएच इंक्रीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है, मैग्नीशियम इंक्रीज होता है, और लाइट होता है, उस केस में रूबिस्को की एक्टिविटी बढ़ जाती है। पीएच ज्यादा हो, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, मैग्नीशियम ज्यादा हो, या फिर लाइट ज्यादा हो, उस केस में रूबिस्को की एक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अब रीजन क्या होता है, तो रीजन भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्यों दिन के टाइम पे हमारा तुम्हारे स्ट्रोमा का पीएच बढ़ता है और मैग्नीशियम का अमाउंट बढ़ता है। तो रीजन ये है कि दिन में प्रोटॉन पंप एक्टिवेट हो जाते हैं। प्रोटॉन पंप जो होते हैं वो प्रोटॉन को स्ट्रोमा से बाहर भेज देते हैं, जिसके कारण पीएच बढ़ जाता है स्ट्रोमा का। और जैसे ही प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होता है, प्रोटॉन पंप के एक्टिवेट होने के बाद मैग्नीशियम को अपटेक करने वाले एंजाइम्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, और मैग्नीशियम का अपटेक बढ़ने के कारण साइटोसोल में मैग्नीशियम भी बढ़ जाता है। कार्बामेट का फॉर्मेशन होता है, और कार्बामेट के प्रेजेंस में हमारा एंजाइम जो है वो अच्छे से काम कर सकता है। इट इज कार्बामेट मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। तो कार्बामेट मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में हमारा एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। यहां तक की चीजें समझ में आ रही है, तो ये C3 साइकिल खत्म हो जाता है। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि रूबिस्को के पास एक और एक्टिविटी पाई जाती है, वो होती है ऑक्सीजिनेज की एक्टिविटी, और उसकी वजह से एक और पाथवे चल सकता है जिसका नाम है C2 साइकिल। अब समझते हैं C2 साइकिल कैसे चलता है। तो C2 साइकिल के कुछ डिटेल को पढ़ लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फोटो रेस्पिरेशन। इसे फोटो रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। इसके अलावा, फोटो रेस्पिरेशन के अलावा, ये फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेटिव साइकिल कहलाता है। इसके अलावा यह फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेटिव पाथवे कहलाता है।
ये अब ये C2 साइकिल कहाँ चलता है, तो इट अकर्स इन C3 प्लांट, ये C3 प्लांट्स में चलता है ओनली, ना तो C4 में देखने को मिलेगा, ना तो कैम में देखने को मिलेगा। कौन से प्लांट्स में मेनली देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है C3 प्लांट्स में। खोजा किसने था, तो इट इज डिस्कवर्ड बाय डेकर एंड टायो, डेकर एंड टायो ने इसको खोजा था। कौन से प्लांट में, इन द टोबैको प्लांट। तो यहीं से तुम लोग को पता चल जाएगा कि टोबैको इज ए C3 प्लांट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि होता कब है, तो इट अकर्स व्हेन, ये तब होता है जब इन्वायरमेंट में टेम्परेचर होता है ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है कम, ऑक्सीजन होता है ज़्यादा, उस केस में C2 साइकिल चल सकती है। टेम्परेचर ज़्यादा हो, ऑक्सीजन ज़्यादा हो, और ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, C2 साइकिल चल सकती है। अब C3 साइकिल चलेगी कि C2 साइकिल चलेगी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जो हमारा फोटोसिंथेसिस है, मतलब C3 साइकिल है, और फोटो रेस्पायरेशन है, मतलब C2 साइकिल है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अपोजिट नहीं, बहुत अपोजिट होते हैं। बहुत अपोजिट होने का मतलब क्या है, C3 साइकिल तब चलती है जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से ज़्यादा हो। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, और जब ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो रूबिस्को ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकता है, क्योंकि उसके पास तो दोनों एक्टिविटी है, कार्बोक्सिलेज की भी है और ऑक्सीजनेज की है। तो फोटोसिंथेसिस और फोटो रेस्पिरेशन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, और ये दोनों के दोनों क्या कर रहे होते हैं, कंपीट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। कैसे कंपीट कर रहे होते हैं, तो सिंपल सा बात, टेम्परेचर को देख लो और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल को देख लो। टेम्परेचर ठीक ठाक है, मीडियम है, और उस केस में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो C3 साइकिल चलेगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है और ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो उस टाइम पे C2 साइकिल चलेगा। अब रूबिस्को पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बाइंडिंग के लिए क्या हो रहा होता है, कंपटीशन हो रहा होता है। अब कंपटीशन चल रहा होता है, तो फिर हमारा जो उसके ऊपर बाइंड कर गया वो वाला पाथवे चल जाएगा। ठीक है, अब चीज़ें समझना है कि ये सब चीज़ आया कहाँ से। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट को किया था वारबर्ग ने, इसीलिए इस इफेक्ट को कहा जाता है वारबर्ग इफेक्ट। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये निकला कि जब ऑक्सीजन ज़्यादा होती है उस दौरान फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाता है। इसी के साथ साथ एक और इफेक्ट है जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन यहीं पे पढ़ लो, जिसे कहा जाता है पास्चर इफेक्ट। अब पास्चर इफेक्ट क्या कहता है कि जब ऑक्सीजन का अमाउंट होगा ज़्यादा, फर्मेंटेशन का रेट जो है वो कम हो जाएगा। पास्चर इफेक्ट यहाँ पे रिलेटेड नहीं है, लेकिन यहीं पे पढ़ लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बायोकेमिस्ट्री में तो वैसे भी पढ़ना। अब C2 साइकिल क्यों चलती है, तो उसका रीजन तो तुम लोग को पता है। रूबिस्को इज बोथ ऑक्सीजिनेज एंड कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज भी है और ऑक्सीजिनेज भी है। अगर ये एंजाइम का एक्टिव साइट है तो इसके ऊपर
कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन भी बाइंड कर सकता है। दोनों के दोनों सेम एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं। दोनों के दोनों जो हैं कैन बाइंड ऑन सेम एक्टिव साइट। सेम एक्टिव साइट पे जब बाइंडिंग हो सकती है तो कंपटीशन होगा किसके किसके बीच में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में। सिंपल सी बात है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे हम लोग और C3 साइकिल चलेगी। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन को फिक्स किया जाएगा और यहाँ से C2 साइकिल चल सकती है। अब C2 साइकिल क्यों चलेगी कि जैसे ही हम लोग इसके ऊपर ऑक्सीजन फिक्स करेंगे, किसके ऊपर, ऑन RUBP, जैसे ही RUBP के ऊपर ऑक्सीजन फिक्स होगी वैसे ही एक मॉलिक्यूल तो बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट का, साथ में एक मॉलिक्यूल बन जाएगा तुम्हारे 2-फॉस्फोग्लाइऑक्सिलेट का। और ये जो ग्लाइऑक्सिलेट होता है वो होता है 2 कार्बन का। इसी को क्या कह दिया जाता है, अब इसके कारण स्टार्ट हो जाता है C2 साइकिल। इसके कारण क्या स्टार्ट हो जाता है, C2 साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अब C2 साइकिल चलती कैसे है तो उसके लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलो आराम से 3 स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। पूरा जितना तुम लोग स्पेस लेना चाहो उतना ले सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तीन ऑर्गेनेली काम कर रहे होते हैं यहाँ पे। पहला ऑर्गेनेली होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ऑर्गेनेली होता है पर ऑक्सीसोम और तीसरा ऑर्गेनेली होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो 3 ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होती है यहाँ पे, तब जाके C2 साइकिल चल सकता है। चलो समझते हैं कैसे स्टार्ट होता है। सिंपल सा बात, ये है हमारा RUBP। RUBP के ऊपर काम तो कर रहा है रुबिस्को, लेकिन इस टाइम पे रुबिस्को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं, ऑक्सीजन को जोड़ रहा है RUBP के ऊपर। जैसे ही उसके ऊपर ऑक्सीजन जुड़ती है, 2 चीजें बनती हैं। पहला तो एक बनता है हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। दूसरा जो मॉलिक्यूल बनता है वो होता है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। कौन बना, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट बना। ये जो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट है, इसके ऊपर एक और एंजाइम काम करेगा जिसका नाम होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज। कौन काम कर रहा है यहाँ पे, फॉस्फेटेज काम कर रहा है। इस फॉस्फेटेज का नाम क्या है, फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज का काम क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप को निकाल देना, और जैसे ही इसके ऊपर से फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ग्लाइकोलेट बन जाएगा। तो ये 3 स्टेज हुआ। RUBP के ऊपर रुबिस्को एंजाइम ने काम किया, ऑक्सीजन ऐड हुआ, एक तो बना हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरेट और दूसरा बना 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। उसके ऊपर एक एंजाइम ने काम किया जिसका नाम है
फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज, जिसके कारण बन जाता है ग्लाइकोलेट। अब ये जो ग्लाइकोलेट बनता है वो एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर से होते हुए माइग्रेट करके आ जाता है बाहर और पहुंचता है परऑक्सीजोम में। परऑक्सीजोम में ग्लाइकोलेट के दो मॉलिक्यूल आते हैं। ग्लाइकोलेट के दो मॉलिक्यूल यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं तो समझेंगे आगे। अब ये जो ग्लाइकोलेट है इसके ऊपर ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज नाम का एक एंजाइम काम करता है। एक एंजाइम काम कर रहा है जिसका नाम है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज जब काम कर रहा होता है तो यहां पे बनता है ग्लाई ऑक्सीलेट। कितने मॉलिक्यूल? दो मॉलिक्यूल ग्लाई ऑक्सीलेट बने। अब ग्लाई ऑक्सीलेट के ऊपर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम होता है ग्लाइऑक्सिलेट ग्लूटामेट एमिनो ट्रांसफरेज, और इसके कारण ग्लाइसिन नाम का एमिनो एसिड बनता है। एंजाइम का नाम क्या है? ग्लाइऑक्सिलेट ग्लूटामेट एमिनो ट्रांसफरेज। ग्लाइऑक्सिलेट ग्लूटामेट एमिनो ट्रांसफरेज। अब ये जो ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू मूव करके आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। दोनों के दोनों ग्लाइसिन पहुंच गए माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये जो दो ग्लाइसिन होते हैं इसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम होता है सेरिन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। एंजाइम का नाम क्या है? सेरिन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। इसके अलावा एक और एंजाइम काम कर रहा होता है जिसका नाम है जीडीसी। तो दो एंजाइम का नाम तुम लोग लिख के रख लो। एक तो जीडीसी काम कर रहा होता है जिसका नाम होता है ग्लाइसिन डी कार्बोक्सिलेज, और एक एंजाइम होता है सेरिन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। जब ये एंजाइम काम कर क्या चीज? जो एंजाइम उसका क्या नाम लिखे हैं? बड़ा लिख दे रहा हूँ। इसका नाम है जीडीसी। नहीं, ग्लाइसिन के ऊपर जो एंजाइम काम कर रहा है इसका नाम है ग्लाइऑक्सिलेट ग्लूटामेट एमिनो ट्रांसफरेज। एक सेकेंड। ग्लाइऑक्सिलेट ग्लूटामेट एमिनो ट्रांसफरेज नाम का एक एंजाइम काम कर रहा है। अब यहाँ पे ग्लाइसिन जो है वो माइग्रेट होके आ जाता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में इसके ऊपर दो एंजाइम काम कर रहे होते हैं। एक का नाम है जीडीसी
और एक एंजाइम का नाम है सेरिन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। सेरिन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। इसके कारण यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही साथ यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। उसके अलावा एक एमिनो ग्रुप रिलीज होता है और यहाँ पे NAD को यूज करके NADH का फॉर्मेशन करवाया जाता है। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज को याद रखना है यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, एमिनो ग्रुप रिलीज होता है और NADH का फॉर्मेशन कराया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जैसे ही ये चीज होती है, सेरिन का एक मॉलिक्यूल बनता है और ये जो सेरिन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के वापस आ जाता है पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में ये जो सेरिन है, इसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है मिथाइल ट्रांसफरेज। सॉरी, मिथाइल नहीं, एमिनो ट्रांसफरेज। एमिनो ट्रांसफरेज। अब जैसे ही सेरिन के ऊपर एमिनो ट्रांसफरेज काम करता है, यहां पे बनता है हाइड्रोक्सी पायरुवेट। हाइड्रोक्सी पायरुवेट का फॉर्मेशन हो जाता है और ये जो हाइड्रोक्सी पायरुवेट होता है, इसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है हाइड्रोक्सी पायरुवेट रिडक्टेज। कौन काम करता है? हाइड्रोक्सी पायरुवेट रिडक्टेज। हाइड्रोक्सी पायरुवेट रिडक्टेज के कारण ये जो हाइड्रोक्सी पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरेट में। ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरेट में और फिर ये ग्लिसरेट जो है वो पेरोक्सिसोम को छोड़ के वापस चले जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है जो है काइनेज। अब काइनेज क्या करता है? तो एक एटीपी यूज करता है और इससे बना देता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बन गया यहाँ पे? 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है और ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है, ये लोग चले जाते हैं C3 साइकिल में। ये लोग किसमें चले जाते हैं? C3 साइकिल में। ये जो RUBP है वो भी किसमें चला जाता है? C3 साइकिल में चला जाता है। अब तुम लोग के दिमाग में ये चीज चल रहा होगा कि इतना सारा कांड हो गया यहाँ पे, तो इतना सारा कांड हम लोग करा क्यों दिए? चलो पहले लिख लो, उसके बाद समझते हैं क्यों करा दिए।
इतना बन गया। इतना बन गया कि नहीं? अभी भी नहीं हुआ है तो और कुछ ऐड कर दूंगा, बताओ।
हो गया, हो गया। चलो तो फिर देखो, अब ये सब चीज तो जो लिखना था वो लिख लिया हम लोग। अब इतना सारा इसमें जो चीज हो गया है उसको आराम से समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हुआ है। सबसे पहले हम लोग कंक्लूड करते हैं ना एक ही जगह पे क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले हम लोग ये चीज देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रहा है। इन द माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, क्लोरोप्लास्ट से ही स्टार्ट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या हो रहा है देखो। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में पहला रिएक्शन तो क्या था कि हमारा जो आरयूबीपी था उसके ऊपर काम किया रूबिस्को ने, और एक तो बना 3 फॉस्फोग्लिसरेट और दूसरा बन गया 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट बन गया। अब ये जो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट है इसके ऊपर एक एंजाइम ने काम किया जिसका नाम था फॉस्फेटेज, और फॉस्फेटेज के काम करने की वजह से ये बना ग्लाइकोलेट। अब ये ग्लाइकोलेट यहाँ से छोड़ के चल जाता है पेरोक्सिसोम में, इसका कोई दिक्कत नहीं। ये पेरोक्सिसोम में आके देख लेंगे क्या हो रहा है। लेकिन इसके अलावा क्या हो रहा है हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। ये हो रहा है कि एक एमिनो ग्रुप आ रहा है फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया, और वो जो एमिनो ग्रुप माइटोकॉन्ड्रिया से आ रहा है वो तो आ ही रहा है, साथ ही साथ एक और ग्रुप आ रहा है जो है 2 ऑक्सो ग्लूटारेट फ्रॉम द पेरोक्सिसोम। अब ये चीज देखो सिंपल सा, यहाँ पे तुम लोग जब डायग्राम देख रहे हो तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया से एक एमिनो ग्रुप जो है वो मूव करके कहाँ पे आ जाता है, तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर आ जाता है। उसके साथ ही साथ एक ऑक्सोग्लूटारेट भी जो है वो कहाँ पे आ जाता है, वो आ जाता है तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब जैसे ही एमिनो ग्रुप आया फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया, इस एमिनो ग्रुप को हमने जोड़ दिया ग्लूटामेट के ऊपर। जिस एंजाइम ने काम किया उसका नाम था ग्लूटामीन सिंथेटेज, नाम पता होगा। हम लोग थोड़ी दिन पहले जब नाइट्रोजन एसिमिलेशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ग्लूटामीन सिंथेटेज जो है वो क्या करेगा, ग्लूटामीन का फॉर्मेशन करवाएगा। और ये जो ग्लूटामीन होता है वो ये जो 2 ऑक्सोग्लूटारेट आया है पेरोक्सिसोम के साथ, उसके साथ जाएगा और उसके ऊपर एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम था गोगेट। फुल फॉर्म याद ही होगा, ग्लूटामीन ऑक्सोग्लूटारेट एमिनो ट्रांसफरेज, जिसके कारण लास्ट में 2 मॉलिक्यूल बनते हैं ग्लूटामेट के। बने 2 मॉलिक्यूल ग्लूटामेट के। अब इन 2 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूटामेट में से एक मॉलिक्यूल जो है वो चला जाता है टू पेरोक्सिसोम। एक मॉलिक्यूल कहाँ चला गया, पर ऑक्सीसोम में चला गया। जैसे कि तुम लोग को यहाँ पे डायग्राम में देखने को भी मिल रहा होगा कि 2 ग्लूटामेट बने और 2 ग्लूटामेट में से एक ग्लूटामेट जो है वो वापस कहाँ चला गया, पर ऑक्सीसोम के अंदर चला गया। जबकि ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो वापस कहाँ चला गया, तो वो वापस अमोनिया एसिमिलेशन में चला जाता है। अमोनिया एसिमिलेशन मतलब वापस ये वाला जो साइकिल चल रहा है जिसमें हम लोग ग्लूटामेट यूज कर रहे हैं, इस ग्लूटामेट की बात करो तो ये वही ग्लूटामेट है जो यहाँ पे बना है। तो ये कुछ रिएक्शन यहाँ पे होता है। इसके अलावा क्या होता है, तीसरा चीज ये होता है कि ग्लिसरेट आता है फ्रॉम द पेरोक्सिसोम।
पर ऑक्सीसोम से ग्लिसरेट आता है, जिसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, और ये चला जाता है C3 साइकिल में। इतना सा चीज तो हुआ है। उसके बाद समझो क्या होता है। ये तो बात हो गई किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट के बाद हम बात करते हैं किसकी? पर ऑक्सीसोम की। पर ऑक्सीसोम में क्या होता है? पहला चीज तो यही होता है कि जो दो ग्लाइकोलेट के मॉलिक्यूल हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं हम लोग दो ऑक्सीलेट के मॉलिक्यूल्स में। अब ये जो दो ऑक्सीलेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके ऊपर एक एंजाइम काम कर रहा होता है जिसका नाम होता है एमिनो ट्रांसफरेज। अब एंजाइम का नाम हम लोग कैसे रख रहे हैं? एक तो ग्लाइऑक्सिलेट और एमिनो ग्रुप दे रहा है हमारा ग्लूटामेट। तो ग्लाइऑक्सिलेट ग्लूटामेट एमिनो ट्रांसफरेज जब काम करता है तो दो ग्लाइऑक्सिलेट से बनता है दो ग्लाइसिन, और ये जो ग्लूटामेट है वो कन्वर्ट हो जाता है 2-ऑक्सो ग्लूटारेट में। इसके भी दो मॉलिक्यूल बनते हैं, और ग्लाइसिन के भी दो मॉलिक्यूल बनते हैं। अब ग्लाइसिन का तो क्या है? ग्लाइसिन चला जाता है तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन इस 2-ऑक्सोग्लूटारेट का क्या होता है? तो एक 2-ऑक्सोग्लूटारेट जो होता है वो जाता है टू द माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि यूज होता है अमोनिया एसिमिलेशन में। जबकि एक मॉलिक्यूल रहता है इन द पर ऑक्सीसोम, जो कि अपना काम कर ही रहा होता है। ये तो हो गया पहला रिएक्शन का बात। दूसरा चीज क्या होता है यहाँ पे? जब ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उस दौरान यहाँ पे एक एंजाइम काम कर रहा होता है जिसका नाम है ऑक्सीडेज। अब ये ऑक्सीडेज कैसे काम करता है? तो सिंपल सा काम है। ऑक्सीडेज का काम होता है ऑक्सीजन ऐड करना। ये ऑक्सीजन किसके ऊपर जुड़ता है? ग्लाइकोलेट के ऊपर जुड़ता है, और यहां से रिलीज होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है वो टूट जाता ऑक्सीजन में। साथ ही साथ एक और ऑक्सीजन होते हैं, ये दो के दो ऑक्सीजन जाके यूज किए जाते हैं यहाँ पे दो ऑक्सीजन को यूज किया जाता है। दो ऑक्सीजन के यूज करने के बाद एक हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड को जब हम तोड़ते हैं तो एक वाटर और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलता है। तो सिंपल सा एक पूरा का पूरा क्या हो गया? साइकिल बन गया। अब इस साइकिल में क्या है? यहाँ पे दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के ऊपर ऑक्सीडेज काम करता है, एक हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है। ये ऑक्सीजन वापस इस साइकिल में यूज किया जाता है एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के साथ, और साथ ही साथ ये रिएक्शन हमने देख लिया। दूसरा चीज क्या होता है? जो सेरिन आता है फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया, उस सेरिन को भी क्या करवाया जाता है? उसके ऊपर भी एमिनो ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम काम करता है, और 2-ऑक्सोग्लूटारेट आता है। यहाँ पे एमिनो ट्रांसफरेज काम करते हैं। सेरिन के ऊपर से एमिनो ग्रुप निकल जाता है, तो सेरिन से बनता है हाइड्रोक्सी पायरुवेट, और 2-ऑक्सोलाइकोलेट से बनता है ग्लूटामेट। एक ग्लूटामेट तो यहीं पे बन गया, दूसरा ग्लूटामेट जो है वो क्लोरोप्लास्ट से आ जाता है, और फिर ये लोग एमिनो ट्रांसफरेज वाले रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब ये जो हाइड्रोक्सी पायरुवेट होता है, इससे हम क्या बनाते हैं? ग्लिसरेट बनाते हैं। और यहाँ पे NADPH क्या हो जाता है? यूज कर लिया जाता है। ये चीज हमने डायग्राम में देख लिया। ये तो हुआ किसकी बात?
ये हुआ तुम्हारे पेरोक्सिसोम की बात। इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में देखो दो एंजाइम काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहा है? एक तो एंजाइम काम कर रहा है ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स, और दूसरा एंजाइम काम कर रहा है यहाँ पे सेरिन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। काम कैसे होता है? तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लाइसिन आते हैं और दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन से सेरिन बनता है। कैसे बनता है? तो चलो समझते हैं। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में साइड चेन जो होता है वो हाइड्रोजन ही होता है। इसके ऊपर एक एंजाइम काम कर रहा होता है जिसका नाम है जीडीसी। नाम में ही क्या लगा हुआ है? डी कार्बोक्सिलेज लगा हुआ है। तो सिंपल सा बात देखो, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज कर दिया गया। ये जो एमिनो ग्रुप था वो NH फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ मूव कर गया। और ये जो स्ट्रक्चर बचा, बैकबोन बचा, इस बैकबोन का हमको क्या करना है? तो इस बैकबोन को हम ऐड कर देते हैं ऑन द GDC। तो ये जो स्ट्रक्चर है GDC के ऊपर जुड़ जाता है CH3 के फॉर्म में। अब ये जो GDC है इसको एक्सेप्ट किया जाता है एक और एंजाइम के द्वारा जिसका नाम क्या है? सेरिन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज। अब ये एंजाइम क्या करता है? तो इस एंजाइम का काम भी सिंपल सा। अब देखो क्या करता है ये एंजाइम। GDC आ रहा है एक CH3 ग्रुप को लेकर और दूसरा ग्लाइसिन ये रहा। पहला ग्लाइसिन से डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, डीएमिनेशन हो गया, और उसका जो कार्बन और हाइड्रोजन का बैकबोन था उसको GDC के ऊपर जोड़ दिया गया। अब ये जो GDC है वो मिथाइल ग्रुप को लेके आता है और ये जो हमारा सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज है वो इस कार्बन को इस बैकबोन के ऊपर जोड़ता है। इस बैकबोन के ऊपर जुड़ने की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब क्या किया जाता है? सिंपल सा चीज किया जाता है। ये जो इसमें नाम देखो, इसमें हाइड्रोक्सी एंड मिथाइल ट्रांसफरेज है। मिथाइल ग्रुप का तो ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर तो हो गया। अब हमको क्या करना है? हाइड्रोक्सिलेशन करवाना है। उसके लिए यूज होता है वाटर, और जैसे ही वाटर यूज होता है ये स्ट्रक्चर जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर बना, दिस स्ट्रक्चर इज सेरिन। तो यहाँ पे दो एंजाइम काम करते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलके क्या करवाते हैं? वो करवाते हैं दो ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल से सेरिन का फॉर्मेशन, जिसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, डीएमिनेशन होता है, साथ ही साथ
इथाइल ग्रुप का ट्रांसफर और हाइड्रोक्सिलेशन के बाद क्या देखने को मिलता है हमको, ये स्ट्रक्चर बनता है। तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, जब ग्लाइसिन से सेरिन का फॉर्मेशन हो रहा है तो पहला चीज तो यहाँ पे हुआ डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन के बाद हुआ डी एमिनेशन। डी एमिनेशन के बाद क्या हुआ, ऑक्सीडेशन भी होता है। ऑक्सीडेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे NAD को क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है NADH में। NAD को किस में कन्वर्ट किया जाता है, NADH में कन्वर्ट कराया जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको एक वर्ड में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसे क्या कहा जा सकता है एक वर्ड में, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जिसकी वजह से दो ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल एक दूसरे से फ्यूज होकर सेरिन का फॉर्मेशन करा देते हैं। पूरा का पूरा अगर चीज समझ में आ गया तो और एक चीज समझो, यहाँ पे दो साइकिल चल रहे हैं, एक तो तीन साइकिल चल रहे हैं, एक कार्बन साइकिल, एक नाइट्रोजन साइकिल और एक है NADH का रिसाइकलिंग। समझे क्या क्या हो रहा है, कार्बन साइकिल में क्या हो रहा है, तो कार्बन साइकिल में देखो दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलेट मूव फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट। अब दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलेट की अगर बात करो तो ग्लाइकोलेट कितने कार्बन का था, दो कार्बन का। तो टोटल 4 कार्बन जो है वो क्लोरोप्लास्ट से मूव करके कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया में गया। जबकि रिटर्न में क्या आया, रिटर्न में क्या आया, 3 कार्बन का 3 फॉस्फोग्लिसरेट कम फ्रॉम द पेरोक्सिसम। तो एक कार्बन कहाँ गया, दो कार्बन के दो मॉलिक्यूल मतलब टोटल 4 कार्बन गया, वापस कितना कार्बन आया, 3 कार्बन गया आया। तो एक कार्बन कहाँ गया, तो एक कार्बन इज लॉस्ट। तो सिंपल सा बात है कि जब भी एक बार C2 साइकिल चलता है, C2 साइकिल चलने के दौरान 25% ऑफ द कार्बन इज लॉस्ट। जब भी C2 साइकिल चलती है 25% कार्बन को क्या कर दिया जाता है, लॉस्ट कर दिया जाता है। तो जब भी किसी एक प्लांट में C2 साइकिल चलने लगेगा तो समझ जाओ उसका 25% यील्ड का लॉस तो तभी हो जा रहा है जब उसमें C2 साइकिल चलना स्टार्ट हो जाए। लेकिन तुमको लग रहा होगा ये तो नुकसान है, तो नहीं, नुकसान नहीं है। अगर एक्चुअली में देखोगे तो ये 75% का फायदा है। क्वेश्चन उठेगा कैसे, तो देखो जब रूबिस्को ने 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाया, जो 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट बना वो तो किसी भी तरीके से C3 साइकिल में यूज नहीं किया जा सकता है। तो होना ये चाहिए था, उसको 100% लॉस हो जाना चाहिए था। लेकिन जब C2 साइकिल चलता है तो C2 साइकिल पूरा चलने के बाद हम क्या करते हैं, टोटल 3 कार्बन मतलब 75% ऑफ द जो कार्बन लॉस हो सकता था उसको हमने क्या कर लिया, रिकवर कर लिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, बट 75% ऑफ द कार्बन इज रिकवर्ड, कार्बन इज रिकवर्ड आफ्टर ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन के बाद 75% कार्बन को हमने क्या कर लिया, रिकवर कर लिया। लेकिन 25% का क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया।
25% का लॉस हुआ, लेकिन 75% को हमने क्या कर लिया, रिकवर कर लिया। वहीं पे नाइट्रोजन साइकिल चल रही है। नाइट्रोजन साइकिल कैसा चल रहा है, तो देखो यहां पे क्या हुआ, फ्रॉम द क्लोरोप्लास्ट एक नाइट्रोजन एग्जिट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामेट। क्लोरोप्लास्ट से एक नाइट्रोजन ग्लूटामेट के फॉर्म में निकला और चला गया टू पर ऑक्सीसोम। दूसरा काम क्या हुआ, एक नाइट्रोजन रिटर्न फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया टू द क्लोरोप्लास्ट। किसी भी तरीके का नाइट्रोजन का कोई लॉस हुआ क्या, नहीं। एक नाइट्रोजन जो कि क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के गया था पेरोक्सिसोम में, वही वो नाइट्रोजन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के वापस क्लोरोप्लास्ट को मिल गया। किसी भी तरीके का नाइट्रोजन का लॉस नहीं देखने को मिला। दूसरी बात, NADH की साइकिल वो चीज की बात करो तो देखो, एक NADH को हमने क्या कर दिया था, पेरोक्सिसोम में यूज किया था, लेकिन उसी के बदले NADH इज प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ना तो NADH का लॉस हुआ, ना तो नाइट्रोजन का लॉस हुआ। लॉस हुआ तो ओनली किसका हुआ, 25% ऑफ द कार्बन का। किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो रिलीज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो वहां से रिलीज हो गया। ये हो गए तुम्हारे C2 साइकिल की बात। अब चाहो तो एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, पूरा का पूरा चीज को इस डायग्राम को देख के। और जरूरी भी हो जाता है रिवीजन, क्योंकि बहुत सारा चीज हो गया है यहाँ पे। देखो C2 साइकिल में क्या हुआ, RUBP, उसके ऊपर रुबिस्को ने काम किया। रुबिस्को जब काम किया तो ऑक्सीजन जोड़ा, एक तो बनाया 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट को हम लोग सीधे C3 साइकिल में यूज कर सकते हैं, जैसा कि तुम लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे हम क्या कर पा रहे हैं, इस 3-फॉस्फोग्लिसरेट को सीधे C3 साइकिल में यूज कर पा रहे हैं। लेकिन ये 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट किसी भी तरीके से फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं किया जा सकता। अब जब फोटोसिंथेसिस में अगर यूज नहीं होता तो ये पूरा का पूरा लॉस हो जाता। ये पूरा का पूरा लॉस ना हो जाए तो इससे बचने के लिए क्या स्टार्ट होता है, C2 साइकिल चलना स्टार्ट होता है। 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट के ऊपर फॉस्फेटेज काम करता है तो ग्लाइकोलेट बन जाता है। अब इस ग्लाइकोलेट को देखो तो ये ग्लाइकोलेट जो है वो क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के पेरोक्सिसोम में आ जाता है। पेरोक्सिसोम में ग्लाइकोलेट के ऊपर ग्लाइकोलेट के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है। 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकलता है, ग्लाइऑक्सिलेट का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो ग्लाइऑक्सिलेट होता है इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एमिनो ग्रुप जोड़ के ग्लाइसिन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब ये एमिनो ग्रुप कहाँ से आता है, तो ग्लूटामेट के ऊपर से आता है। और जब ग्लूटामेट एमिनो ग्रुप को रिलीज कर देता है तो वो 2-ऑक्सोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो ग्लूटामेट जो है वो 2 है, 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ग्लूटामेट प्लस ग्लूटामेट। एक ग्लूटामेट जो है वो कहाँ से आ रहा है, तो एक ग्लूटामेट आ रहा है तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट से मूव होकर। जबकि दूसरा वाला ग्लूटामेट को देखो तो ये दूसरा वाला ग्लूटामेट यहीं पे रेसिडेंट होता है, यहीं पे प्रेजेंट होता है। वहीं पे 2-ऑक्सोग्लूटारेट को भी देखो तो 2-ऑक्सोग्लूटारेट के भी 2 मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से इसको छोड़ के कहाँ चला जाता है, वापस चला जाता है। तो देखो ग्लूटामेट आया, ग्लूटामेट के बदले में 2-ऑक्सोग्लूटारेट चला गया। कार्बन का कोई लॉस नहीं,
नाइट्रोजन का जो लॉस हुआ था वो माइटोकॉन्ड्रिया से कंप्लीट कर दिया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में ये जो 2-ऑक्सोग्लूटारेट आया और जो एमिनो ग्रुप आया उससे वापस हम लोग ग्लूटामेट का सिंथेसिस कर सकते हैं। ना तो या अभी तक ना तो कार्बन का लॉस हुआ है ना तो नाइट्रोजन का लॉस हुआ। लेकिन जब ये जो हमारा ग्लाइसिन बना वो ग्लाइसिन कहाँ पे पहुंचा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो तुमने देखा कि ग्लाइसिन में 2 एंजाइम प्रेजेंट है। तो ग्लाइसिन डी कार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स है और उस ग्लाइसिन डी कार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, सबसे पहले ग्लाइसिन के ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ तो वहीं पे से एमिनो ग्रुप भी रिमूव हुआ। अब जो मिथाइल ग्रुप था उस मिथाइल ग्रुप को हमने जीडीसी के ऊपर जोड़ दिया। अब ये मिथाइल ग्रुप को यूज करता है सेरिन मिथाइल ट्रांसफरेज वाली एक्टिविटी। तो ये सेरिन मिथाइल ट्रांसफरेज वाली एक्टिविटी जीडीसी के ऊपर से मिथाइल ग्रुप लेके दूसरे ग्लाइसिन के ऊपर जोड़ देता है। अब जब दूसरे ग्लाइसिन के ऊपर जुड़ता है और उसके बाद उसके ऊपर वाटर से लेके हाइड्रोक्सी ग्रुप भी ऐड कर दिया जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है एक सेरिन का। लेकिन दिक्कत यह है कि जब 2 ग्लाइसिन जिसमें 4 कार्बन थे उससे 3 कार्बन का सेरिन बना, तो सिंपल सा बात तो यही हुआ ना कि यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया है, लॉस हो गया। अब यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है, 4 कार्बन में से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, प्लांट को ये लॉस हुआ। फिर ये सेरिन जो अब यहाँ पे NADH का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो सेरिन है वो सेरिन चला जाता है पेरोक्सिसोम में। अब इस सेरिन के ऊपर से एमिनो ग्रुप निकलता है, उसको जोड़ देते हैं हम लोग 2-ऑक्सोग्लूटारेट के ऊपर, वापस ग्लूटामेट का फॉर्मेशन हो जाता है और ये जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सी पायरुवेट में। हाइड्रोक्सी पायरुवेट से ग्लिसरेट बनता है और ग्लिसरेट जो होता है वो, अच्छा हाँ एक चीज हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए हैं, मिस कर दिए। जब हाइड्रोक्सी पायरुवेट से ग्लिसरेट बन रहा होता है तो उस दौरान हमको NADPH का यूज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, NADPH को यूज करना पड़ता है। तो ये चीज लिख लेना, NADPH इज यूज्ड, NADP बनती है। अब देखो यहाँ पे NADPH यूज हुआ है, जो यूज हुआ है उसका बदला कहाँ से पूरा हो गया, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर NADPH बना हुआ है उससे पूरा हो गया। तो यहाँ पे NADPH का भी कोई लॉस नहीं होता है। फिर ये जो ग्लिसरेट होता है वो चला जाता है कहाँ पे, तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाता है तो उसको 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करते हैं और ये भी जो है वो C3 साइकिल में जा सकता है। अब बस ये हुआ कि एक तो 25% कार्बन का लॉस हुआ, कुछ एक्स्ट्रा ATP खर्च करी गई और कुछ एक्स्ट्रा ATP खर्च करके 25% कार्बन का लॉस तो हुआ, लेकिन 75% कार्बन को क्या कर लिया जाता है, सेव कर लिया जाता है और यहाँ पे C2 साइकिल खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी की चीजें कल करेंगे, ठीक है। कल हम लोग C4 और केम साइकिल को पढ़ लेंगे।